तो आज हम स्टार्ट करेंगे औषधि कल्प 2। औषधि कल्प 2 के अंदर जो है हम हर्बल फॉर्मुलेशंस की ज़्यादातर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मिनरल फॉर्मुलेशन जैसे कि गंधक आदि मलहर जो हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो है क्वाथ के बारे में, चूर्ण के बारे में और कुल कल्पना, अवलेह कल्पना, इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। उनका निर्माण कैसे करना है, उनकी फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हमारा दशमूल क्वाथ। तो दो क्वाथ इसमें सबसे पहले दिए हुए हैं, दशमूल क्वाथ और महामंजिष्ठा आदि क्वाथ। तो सबसे पहले दशमूल क्वाथ, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दशमूल ही रहते हैं। बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, ये दशमूल जो हैं इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से हैं वो? बिल्व, अग्निमंथ, शौनाक, पाटला, गंभारी, ये होते हैं बृहद पंचमूल। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोक्षुर, बृहति और कंटकारी, ये जो है लघु पंचमूल हैं। सभी जो है इसमें एक एक भाग ही लेनी है। जो दशमूल क्वाथ है इसका यूज जो है वो मेनली कास रोग के अंदर किया जाता है। कास जो है वो इसका रोगाधिकार है। कास भी जो है वो श्लेष्म समुद्भव है, यानी कि कफ से उत्पन्न होने वाला कास जो होता है, कफ जन्य कास, उसके अंदर इसका मेनली यूज किया जाता है। लेकिन कफ के साथ यहाँ पर पहले तो जो है कफ प्रकोपित होता है, बाद में इसके अंदर पित्त और वात की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कास के अंदर। इसके अलावा श्वास के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, ज्वर के अंदर भी यूज़ होता है और पार्श्व में शूल है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। जब भी खांसी रोग उत्पन्न होता है तो खांसी के अंदर प्रेशर के साथ जब खांसते हैं, जब खांसते समय हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कफ को, तो वात जो है वो प्रकोपित हो जाता है गति की वजह से, और वात जो है प्रकोपित होकर पार्श्व में शूल उत्पन्न करता है। तो कास रोग के अंदर ही पार्श्व में शूल भी हो सकता है और ये अलग से व्याधि भी हो सकती है। ज्वर रोग भी साथ में इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर। पार्श्वशूल, ज्वर, श्वास, कास, इसके अंदर जो है दशमूल क्वाथ का यूज़ किया जाता है। दशमूल क्वाथ का निर्माण कैसे करते हैं? तो जो क्वाथ बनाने के सामान्य नियम हमने पढ़े थे उसी की तरह जो है क्वाथ का निर्माण करते हैं कि 16 गुना पानी डाला और 1/8 जो है उसमें बचा लिया। लेकिन यहाँ पर हम मात्रा के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कितनी मात्रा में हम क्वाथ बना रहे हैं, उस हिसाब से हम पानी डालते हैं, उसी हिसाब से उसको अग्नि पर पकाने के बाद कुछ पार्ट उसमें से बचाते हैं। तो अगर द्रव्य हमने एक कर्ष से लेकर एक पल तक का लिया है, यानी कि एक कर्ष होता है 12 ग्राम, एक पल होता है 48 ग्राम, 12 ग्राम से 48 ग्राम तक का हमारा जो है टोटल द्रव्य है मिलाकर, तो उसमें 16 गुना पानी डालेंगे। एक पल से लेकर एक कुडव जो है वो 192 ग्राम्स का होता है, तो 48 ग्राम से लेकर 192 ग्राम तक अगर हमारे पास द्रव्य है तो हम 8 गुना पानी डालते हैं। और एक कुडव से लेकर एक खारी तक, यानी कि 192 ग्राम से ऊपर जितने भी द्रव्य हैं उनके अंदर जो है 4 गुना पानी डाला जाता है। इतना पानी डालकर जो है उन्हें पका लेते हैं। और किसी आचार्य ने बताया कि 1/8 बचाएंगे, किसी ने 1/4 बचाने के लिए बोला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्वाथ निर्माण करते हैं। जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतने गुना इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और जब भी क्वाथ बनाते हैं तो यवकुट चूर्ण का हम यूज़ करते हैं। यवकुट चूर्ण यानी कि उसका कोर्स पाउडर बनाते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला उसको पीस लिया तो वो जो है अच्छे से छनता नहीं है और जो उसके फाइन पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर रह जाते हैं। क्वाथ का सिद्धि लक्षण क्या होता है? गत रसत्वम, कि जो द्रव्य है उसका रस जो है वो कम्प्लीटली चला जाता है, पानी के अंदर उसका जो है रस पूरा आ जाता है। तो ये जो है क्वाथ का सिद्धि लक्षण होता है। इसमें जो प्रक्षेप द्रव्य है वो हमारा डलता है पिपली का चूर्ण, पिपली चूर्ण संयुक्तम। तो जब भी क्वाथ के अंदर जो है हम प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं तो अगर शुष्क द्रव्य डाला है तो वो जो है हम 1 शाण यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में डालते हैं। तो यहाँ पर पिपली का चूर्ण जो है 3 ग्राम डालना है। अगर वहीं क्वाथ के अंदर हम लिक्विड प्रक्षेप ऐड करते हैं तो एक कर्ष यानी कि 12 ग्राम की मात्रा में उसको डालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने शुष्क चूर्ण यूज़ किया है तो 3 ग्राम यहाँ पर ऐड करते हैं। जो दशमूल का क्वाथ होता है ये त्रिदोष शामक होता है, तीनों दोषों का शमन करता है। लेकिन ये जो है लीन दोषों को नहीं हटाता, जो स्रोत में दोष चिपक गए हैं उन्हें बाहर नहीं निकालता,
उन चिपके हुए दोषों को बाहर निकालने के लिए पिपली का चूर्ण ऐड किया जाता है, जो कि प्रमाथी होती है। पिपली चूर्ण जो है प्रमाथी है, स्रोतों में चिपके हुए और लीन कफ दोष को जो है बाहर निकालती है। रोगाग्निता हमने देखी ली, पार्श्वशूल में यूज करते हैं, ज्वर में, श्वास में, कफजन्य कास में। मात्रा जो स्टैंडर्ड आचार्य शारंगधर ने बताई है वो 2 पल बताई है क्वाथ की, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में आधी से 1 पल ही इसकी मात्रा यूज होती है। अवस्थानुसार उपयोग की बात करें तो अगर वातश्लेष्म ज्वर है तो वहाँ पर दशमूल क्वाथ का सेवन पीपल के चूर्ण के साथ कराया जाएगा। हृदय अवरोध में जवाखार और सेंधा नमक के साथ, मुख रोग में मूंग के साथ और कुल्थी के साथ उबाल कर पीना चाहिए इसको। अपस्मार में कल्याण घृत के साथ यूज किया जाता है। वातज मूत्राघात में जो है शिलाजीत और मिश्री ऐड कर देते हैं साथ में। और जलोदर के अंदर, शोथ के अंदर और गलगंड के अंदर दशमूल को जो है देवदारू के साथ, सूट के साथ, गिलोय, श्वेत पुनर्नवा और हरड़ के साथ दिया जाता है। सेवन काल क्या है? जो दशमूल को आधा इसे खाने से पहले लेना चाहिए। काल मर्यादा क्या है? लगातार 3 महीने तक इसका सेवन कराया जा सकता है। पथ्य पथ्य कोई भी विशेष फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स, दशमूल क्वाथ का कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जो इसके फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इन्हीं का कंपोजिशन हम यहाँ पर लिखते हैं। इनमें जो है एल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, रेजिन होता है, फ्लावेनोइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, साइटोस्टेरोल होता है, यूजिनोल है, ट्राइटर्पिनोइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंथ्राक्विनोन हो गया, और इस टाइप से ये इसमें रहते हैं। देन बात करते हैं इसके फार्माकोडायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन। द्रव्य हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, किस तरीके से वो बॉडी में अपना काम कर रहा है, वो चीज़ें उसकी फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं। तो जो दशमूल का क्वाथ है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। जो दशमूल के द्रव्य हैं सभी 10 के 10 द्रव्य जो है आचार्य चरक ने शोथर महाकषाय में वर्णित किए हैं। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन को, शोथ को कम करने वाले होते हैं। दशमूल क्वाथ contains a mixture of 10 potent herbs such as bill, shonak, brihati, gokshur, etc. which works synergistically to reduce the inflammation and improve the blood circulation. तो ये सारे जो हैं साथ मिलने के बाद शोथ का नाश करने वाले होते हैं। सेकेंड इज मसल रिलैक्सेंट। जो दशमूल क्वाथ के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बृहद पंचमूल है इसमें वो वात कफनाशक होता है, लघु पंचमूल जो है वात पित्तनाशक होता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में ये जो है वात का नाश करता है। ये जो है उष्णवीर्य होता है और इन क्वांटिटीज़ की वजह से जो शरीर के सूक्ष्म स्रोतस हैं, माइन्यूट चैनल्स हैं, उनमें ये प्रवेश कर जाता है और उष्ण होने की वजह से ये जो है कफ की आवरण को हटा देता है। कफ का आवरण हटने के बाद जो मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस दूर हो जाती है। आवरण की वजह से उनमें जो है मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जो वहाँ पर कफ का आवरण हटा तो मूवमेंट्स जो है वो अच्छे से हो जाती हैं। थर्ड यहाँ पर आता है एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट। तो जहाँ पर भी थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है, यानी कि वेन्स और आर्टरीज में जो है ब्लड की क्लोट्स बन गई हैं, क्लोट्स बनने की वजह से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से बहुत सारी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, हार्ट की पंपिंग में दिक्कत आ सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये जो हमारा दशमूल क्वाथ है ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दिखाता है, यानी कि उनके क्लोट्स को दूर करता है और इसी वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोर्थ इज रेस्पिरेटरी सपोर्ट। इसे जो है सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस में दिया जा सकता है, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, अस्थमा हो गया, सजेस्टिंग इट्स पोटेंशियल रेस्पिरेटरी सपोर्ट। मेनली किसकी वजह से देते हैं? पिप्पली की वजह से। ड्यू टू इट्स उष्ण प्रॉपर्टी इट क्लियर्स ऑफ द पैसेज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय क्लियरिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ द कफ और द म्यूकस। तो जहाँ पर भी कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट है और रोग जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, जीर्ण नहीं हुआ है काशवास, तो उस कफ को निकालने में यहाँ पर द्रव्य जो है वो अच्छा काम करते हैं। फिफ्थ इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स। दशमूल क्वाथ जो है वो एक एक्सीलेंट डाइजेस्टिव क्वालिटी वाला है एंड इट काउंटर बैलेंसेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक।
स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड होने की वजह से जो अम्ल पित्त की या एसिडिटी की कंडीशंस होती हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। It provides immediate relief from the hyperacidity and heartburn. It also improves the digestion and reduces the constipation. It also increases the appetite. उष्णवीर्य वाला है तो अग्नि को जो है दीप्त कर देगा, एपेटाइट को इंक्रीज करेगा और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ा देता है। तो ये जो है इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स हैं। लास्ट इसमें आता है एनाल्जेसिक इफेक्ट, यानी कि शूल को ये दूर करने वाला होता है, दर्दनाशक है। दशमूल क्वाथ कंटेन्स द इंग्रेडिएंट्स सच एज बिलो, अग्निमंद, पाटला, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी एटसेट्रा which possess the analgesic property due to it their गुण कर्म such as उष्णवीर्य, कटु विपाक और रुक्ष गुण and कषाय रस। By these गुणा दशमूल क्वाथ balances all the three दोष, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करेगा, तो उस वजह से जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का शूल या पेन नहीं होता है। देन बात करते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स की। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके बाद हमारी बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे मेटाबोलाइज कर रही है, कैसे एक्सक्रीट आउट कर रही है, ये सारी चीज़ें फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आती हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब हो गया बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। इसके जो हैं 4 स्टेप आते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इन्हें जो है हम ADME से याद रखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ड्रग इनटेक होने के बाद हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचा, ब्लड का सर्कुलेशन तक ड्रग कैसे जा रहा है, वो उसका एब्जॉर्प्शन है। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है इसे हम ओरली इनटेक करते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। सेकेंड स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंच गया, ब्लड में पहुंचने के बाद वो अपने टारगेट टिश्यूज़ तक या ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है वो चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वो मेनली ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले प्लाज्मा प्रोटीन से होता है। जो एसिडिक कंपोनेंट हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं और जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड स्टेप आता है मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स जो हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच गए, उन्होंने वहां पर अपना काम कर लिया, उसके बाद उन सभी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के अंदर हो जाता है। जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो पोलर के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ताकि उनका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू इजीली हो सके। तो ये जो स्टेप होता है इसे मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फोर्थ स्टेप इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकालना। जो मेटाबोलाइट्स होंगे उनका एक्सक्रीशन जो है वो हो जाता है, यूजुअली अकेयर्स वाया द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसिस एंड वेरी स्मॉल अमाउंट वाया यूरिन एंड स्वेटिंग। तो ये इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स हो गई। देन बात करते हैं इसके रिसर्च अपडेट्स के बारे में। दशमूल formulation alone and its combination with aspirin showed comparable anti-inflammatory effect, analgesic effect and antiplatelet effects to the aspirin। तो ये एस्पिरिन के साथ मिलकर भी और अकेले भी इन सभी में जो है बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो स्टडी है वो मन्या स्तंभ और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर हुई है, जो कि मेनली वात की वजह से होती है। ऑक्यूपेशनल या फिर पोस्चरल हैजार्ड्स की वजह से कि आप सही से नहीं सो रहे हैं या फिर हार्ड पिलोज का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर मन्या स्तंभ की कंडीशन आ सकती है। मन्या स्तंभ जो है वो नेक स्टिफनेस की कंडीशन होती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ये काफ़ी मैच करती हैं। तो इन केसेस में दशमूल क्वाथ का जो है नस्य कर्म दिया गया तो वहाँ पर उसका जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। उसके बाद ये एक स्टैंडर्डाइजेशन पर स्टडी हुई है दशमूल क्वाथ की, ये भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्मुलेशन कंप्लीट होती है यहाँ पर दशमूल क्वाथ की।